हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप्स के टाइप वाइज आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे और यहाँ पर हर एक वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर हर एक लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर रखा है और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये सारे डीआई टाइप वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आज टॉपिक डिस्कस होने वाला है उनमें आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, जो मैं अगर बात करूं Q1 Q2 की क्वांटिटी कंपैरिजन की और आपका डेटा सफिशिएंसी का, और साथ में आप ये चीज नोट कर लें कि जो अरिथमेटिक पोर्शन होता है ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ओके, ये आप नोट कर लो। और जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसी भी पेपर में आता है। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इनसे क्वेश्चन होते हैं। SICI बेस्ड होते हैं, एजेस, एवरेज बेस्ड, प्रॉफिट लॉस बेस्ड, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, पार्टनरशिप के, मिक्सचर के, ठीक है, मेंसुरेशन 2D पोर्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी इन दोनों को बनाने वाले हैं। तो आप इनके बेसिक्स को जरूर कर लो, तो आपका ये वाला पोर्शन और साथ में ये 1-2 ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो Q1 Q2, तो इसमें क्या होगा, दो क्वांटिटी आपको दी गई होंगी Q1 और Q2। अब आपको क्या करना होगा कि क्वांटिटी 1 का एक आपको सोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा। तो आप जो सोल्यूशन निकालेंगे वो एक वैल्यू की टर्म में आएगा। क्वांटिटी 2 का आप सोल्यूशन पूरा निकालेंगे, वो भी एक वैल्यू 2 की टर्म में आएगा। फिर आपको क्या करना है, देखना है कि ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है छोटी है। ठीक है, छोटी होगी तो ये ऑप्शन, बड़ी है तो ये ऑप्शन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो वैल्यूज निकल कर आए, तो हो सकता है कि एक वैल्यू उससे छोटी है, एक उसके बराबर हो रही है, या फिर अल्टीमेटली जो है एक वैल्यू उसके बराबर हो रही है, एक वैल्यू उससे बड़ी हो रही है। ओके, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। इस साइड में भी 23 निकल कर आया, इस साइड में भी 23 निकल कर आया, ये दोनों बराबर हो गई। तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करना होता है, जिसमें लिखा है ना कि क्वांटिटी 1 अगर क्वांटिटी 2 के बराबर हो जाए, मतलब ये वाली वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब ये बेसिक फिनोमिना आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हिंदी इंग्लिश में पैरेलल लिखा है, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही है आप उसको चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों साइड को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वांटिटी 1 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। जो स्क्वायर फील्ड है इसका आपको एरिया निकालना है। हुज पैरामीटर, जो स्क्वायर का पैरामीटर है वो क्या है, ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड होगा उसके पैरामीटर का डबल होगा क्या, ये जो स्क्वायर का पैरामीटर है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। और लास्ट में क्या दिया गया है, आपको कहा गया है कि रेक्टेंगुलर फील्ड विद द लेंथ 16 मीटर एंड एरिया 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप ये ध्यान रखना कि जो आपका रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये आमने सामने की लेंथ और ये विड्थ बराबर होती है। स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर को इस तरीके से बनाएंगे और रेक्टेंगल को हम इस तरीके से दिखाएंगे। यहां पर हमें ये पता है कि लेंथ आपको दी गई है, एरिया आपको दिया गया है। ओके, और रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो अगर आप रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो इस केस में आप देखो, आपको लेंथ पता है 16 और आपको एरिया पता है 192 और विड्थ आप यहाँ पर विड्थ कैलकुलेट कर लो। 16 से एक बार जाएगा और ये कितने बार गया, 2 बार। तो आपको विड्थ यहाँ पर मिल गई कितनी, 12 मीटर। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर निकाल ली। अब ध्यान रखना, यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है। तो अगर आप पैरामीटर निकालते हो रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये कैसे होता है, ये आप देख लो। पैरामीटर का मतलब होता है टोटल ट्रेवलिंग कर रहे हो आप। तो देखो लेंथ 2 बार ट्रेवल होगी और विड्थ 2 टाइम्स ट्रेवल होगी, तो 2l प्लस 2b हो गया। तो 2 कॉमन ले लो, l प्लस बी आपका आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो 2 टाइम्स l प्लस बी आप करोगे 12 और 16, 12 बिट निकाल दी, 16 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया 28 इंटू 2 कितना हो गया, 56। ठीक है, ये आपसे आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, अब यहां पर एक कंडीशन दी थी जिसमें क्या कहा गया था कि जो स्क्वायर फील्ड है उसका पैरामीटर क्या है, 2 गुना है रेक्टेंगुलर फील्ड के पैरामीटर का। तो अगर हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं
तो वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ 56 कितना आ गया 112 आ गया आपका। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर साइड निकाल देंगे तो हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं, ये भी ए, सारी साइड इक्वल, तो ये हो गया 4a। तो आपको 4a की वैल्यू ये दी है 112, तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, 4 से 2 बार, ठीक है, और ये 8 बार, तो a की वैल्यू मतलब साइड आपको 28 पता चल गई। अब इसका अगर एरिया मैं पूछूं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो वो होता है साइड स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, यह तो आपका होता है 784। तो आपने यहाँ पर एरिया निकाल दिया, जो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई। तो ये पूरा क्वेश्चन लिंकेज था। ओके, फार्मूले छोटे मोटे पता है, कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो, इजी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सेकंड कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग सर्कमफेरेंस 102। ओके, मतलब आपको एक सर्किल है, उसकी सर्कमफेरेंस दी गई है कितनी 102। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, पाई की वैल्यू 3 आपको लेनी है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये वैल्यू 102 के बराबर हो गई। तो अगर पाई की वैल्यू मैं 3 रख दूं और आर मैं यहां पर कैलकुलेट कर दूंगा, 2 ऐसे ही रहेगा, और ये किसके बराबर हो गया 102। ओके, अब देखो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 से ये अगर काटोगे 1 टाइम्स गया और 7 बार जा रहा है, तो रेडियस कितनी आ गई 17, यहां पर आपकी रेडियस आ गई। अगर मैं एरिया निकालूंगा इस सर्किल का, तो ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यही रख दो 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आपकी बन गई। अब देखो 17 इंटू 17 कितना हो गया 289, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 867। ओके, अब यहाँ पर Q1 ये आया, Q2 आपका ये निकल कर आया, तो देखो Q1 क्या है, Q2 से छोटा है, तो लेस देन हो गया। तो यहाँ पर हमारा केस क्या बनेगा, Q1 इज लेस देन Q2। ओके, एक अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, वहां से ये वाला क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान से आप ये देखो कि क्या क्या आपको डेटा दिया है। क्वांटिटी 1 जो Q1 है, इसमें आपका दिया गया है इन हाउ मेनी वेज अ ज्यूरी ऑफ 5 जजेस हैविंग, मतलब आपको एक ज्यूरी 5 जजेस का आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कहा गया है जिसमें कम से कम 3 मेल जजेस होने चाहिए, और जो ग्रुप दिया है, ठीक है, सिलेक्शन कहां से करना है, 4 मेल जजेस हैं और 7 फीमेल जजेस हैं। तो यहां पर आप सीधा सीधा ये लिख लो, देखो 4 तो मेल है और 7 फीमेल है, और आपको सेलेक्ट जो करना है 5 जजेस सेलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर कंडीशन 1 इसमें कहा गया है कि 3 मेल जजेस कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 मेल हैविंग एटलीस्ट, कम से कम 3 मेल तो होने जरूरी है। ओके, अब एक चीज आप यहां पर ये ध्यान देना कि अगर मैं पहले केस की बात करूं, तो अगर मैंने 3 मेल को सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन 5 लोगों का करना है, तो 2 फीमेल सेलेक्ट होंगे। सेकेंड टाइम आप यहां पर ये ध्यान रखना कि अगर आपने 4 मेल सेलेक्ट कर लिए, तो 1 आपका फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज क्या है कि कभी भी 5 मेल एट अ टाइम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटी जो है 4 मेल और 7 फीमेल की दी गई है। तो अगर इस केस में अगर आप देखते हो, तो ये आपका क्या बनेगा, 4 में से 3 मेल की बात अगर की जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 4C3 इंटू 7 फीमेल में से 2 की बात हो रही है, तो ये कितना हो गया 7C2। यहां पर अगर मैं 4 मेल की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 मेल है, और इसमें से आप 4 मेल को सेलेक्ट करो, तो 4C4 हो गया, इंटू ये है 7 में से 1 को सेलेक्ट कर लो, 7C1। तो आप देखो इसमें से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 4C3 आपका 4 आएगा, अगर आप 7C2 को सॉल्व करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा 21। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 84। अगर आप इसको करोगे 4C4, देखो NCN ये कितना होता है आपका, ये आपका 1 होता है, ठीक है। 7C1 ये कितना होगा 7 होगा, तो ये आपका आ गया 7। ओके, अगर आप यहाँ पर टोटल वेज निकालोगे, 84 ये 7 ये, तो टोटल वेज कितने आ गए 91, ये आपके टोटल वेज आ गए, टोटल वेज इक्वल टू 91 आ गया। अब हमें सेकंड में क्या करना है, सेकंड में कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेसर, RACER। ये आपका 5 लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5। इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, चाहे उन अक्षरों का मतलब निकले या ना निकले, ठीक है।
अब आपको ये देखना है, देखो 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से ये लेटर आपका बन सकता है। आप देखो रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है, एक बार आर यहाँ पर आ रहा है, एक बार आर यहाँ पर आ रहा है, आर जो है 2 बार आ रहा है। तो अगर रिपीटिशन हो रहा है तो उसी फैक्टोरियल से आप डिवाइड भी करते हैं, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1, ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कितना होगा 60 आ गया आपका। अब यहाँ पर आप देखो दोनों में क्या आ रहा है, Q1 91 आया, Q2 60 आया, तो ये क्या है ग्रेटर दोनों का, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो ऐसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनते हैं, जो मैंने अरिथमेटिक के टॉपिक बताए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगले और भी पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। देखो डेटा सफिशिएंसी में भी इस तरीके के टाइप्स बनते हैं। अब यहाँ पर हम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन लेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखना इस तरीके क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर ऑप्शन 5 है ABCDE, ओके। अब इसमें पांचों ऑप्शन आप सभी को आई थिंक आते होंगे। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 को जब आप सॉल्व करो तो इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 से आपका नहीं निकले, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे, द डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन, अकेले जो है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, और स्टेटमेंट 2 नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर ना निकले, दूसरे से आपका निकल जाए, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड वाला एलोन सफिशिएंट है और दूसरा वाला जो नहीं है, ओके। तीसरा आपका केस क्या बनता है कि अगर मैं पहले से भी आंसर निकाल रहा हूं और दूसरे से भी आंसर निकाल दे रहा हूं, तो यहां पर क्या है, द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 एलोन और इन स्टेटमेंट 2 एलोन आर सफिशिएंट, मतलब दोनों से आप आंसर निकाल दोगे इंडिविजुअली, ठीक है। ये भी ठीक है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आ रहा है। डी वाला ऑप्शन कब निकलता है, जब आपने पहले से भी डेटा नहीं निकाल पाए, दूसरे एलोन नहीं निकाल पा रहे हो, और अगर आप दोनों को मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में ऑप्शन डी वाला आ जाता है, ठीक है। ये वाला ई वाला ऑप्शन, डी वाले में क्या कहा गया है, द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब अगर दोनों से इंडिविजुअली नहीं निकाल पाए और दोनों को मिलाकर भी आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप ये डी वाला चूज कर लेना। अगर आप दोनों को साथ मिलाकर आंसर दे पा रहे हो तो आप ऑप्शन ई चूज कर लेना। कभी कभी डी ऊपर होता है, ई नीचे होता है, ये चीज होती है, तो आपको ध्यान रखना है, पांचों को पढ़कर तब जवाब आपको सही लगाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लो, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और लॉजिकल फ्रेम भी बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब कि अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर और 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है, इसमें कितना टाइम लगेगा एक बोट को ये वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना, क्या क्वेश्चन में टाइम आपको कैलकुलेट करना है। आपको अप स्ट्रीम दिया गया है कितना 24 और डाउन स्ट्रीम कितना दिया है 72, ओके, इतनी चीज दी गई है और हमें टाइम निकालना है। अब हमें इसके 2 स्टेटमेंट दिए, कि स्टेटमेंट 1 हो गया, एक स्टेटमेंट आपका कथन 2 हो गया, ओके। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं तो यहां पर कहा गया है द बोट कैन कवर 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जो नाव है वो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रही है 108, तो यहां पर आप देखो स्टेटमेंट से क्या निकल कर आया, डाउन स्ट्रीम में 108 किलोमीटर जा रही है। फिर कहा गया 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना है 36 किलोमीटर, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 9 आवर्स, ठीक है। अब यहां पर आप सभी को पता है कि इक्वेशन क्या बनेगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब यहां पर हमें टाइम के पर्सपेक्टिव में निकालेंगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके। अब यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम या लेट, जो अप स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, यह है u किलोमीटर बाई आवर, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम है इसकी स्पीड कितनी है, ये ले लो आप b k बाई h, ठीक है। अप स्ट्रीम मैंने u किलोमीटर पर आवर ले ली, ये मैंने डाउन स्ट्रीम b किलोमीटर पर आवर ले ली। अब यही वाला फार्मूला मैं रख दूंगा, ओके। अब देखो टाइम मुझे दिया है 9 इज इक्वल्स टू d बाई एस, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितनी दी है 36 और स्पीड कितनी है, ये है u। 108 आपको डाउन स्ट्रीम दी गई है, ठीक है, और ये कितना दिया है स्पीड, इसके लिए इस रिस्पेक्ट में v आपको, ओके। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान ये रखना, सबसे पहले देखो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कॉमन है, आपस में एक दूसरे से कट सकती हैं। ये 9 है यहाँ पर, ओके,
और ये कितना है 36 u दिया हुआ है, 108/v दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कुछ कॉमन लेकर काटते हो तो कौन सी वैल्यू से आप कॉमन ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये 36 है और ये आपका कितना है 108 है, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ, ठीक है, तो ये 3 से आपका 3 टाइम हो गया, 3 से 12 बार हो जाएगा और 3 से ये 6 बार हो जाएगा, 12, 36 और 3 ये आ गया आपका, ओके। अब आप यहाँ पर ये देख लेना 12/u + 36/v। क्वेश्चन में हमें दिया था 24 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम है, 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। तो अगर मैं अप स्ट्रीम में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 36 में भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर क्या है ये बन गया 24 अप स्ट्रीम और ये कितना बन गया 72 आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इक्वल टू 3 × 2 ये आपका 6 टाइम आ गया, ठीक है। और तो देखो ये इक्वेशन बिल्कुल पैरेलली इसके इक्वल आ रही है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और टाइम हमारा इधर से 6 आ गया। तो इसको हमने केवल इक्वेट करके हमने ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर ली, तो हमें टाइम पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा टाइम निकल कर आ गया, ओके। तो इससे हमें यही चीज़ पूछी गई थी, फाइंड द टाइम। तो हम टाइम निकाल लेंगे, इस स्टेटमेंट 1 एलोन जो है अभी सफिशिएंट है, ओके। सेकंड वाले को आप यहाँ पर ट्राई करो। देखो सेकंड वाले में क्या कहा गया है, कथन 2 कहता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 50% मोर देन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट है वो क्या है, इससे 50% मोर देन है इस जो अपस्ट्रीम आउट ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट है। तो आप इस केस में आप टाइम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जैक्ट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कैलकुलेट जब नहीं कर सकते तो हमारा टाइम इस केस में नहीं निकल पाएगा, ओके। तो ये जो सेकंड वाला है आपका कथन 2, ये एलोन सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे कि जो आपका फर्स्ट वाला था ये वाला, द डेटा इन द स्टेटमेंट 1 एलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन द स्टेटमेंट 2 एलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन आपका पहला वाला आप मार्क करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5, 4, 7। 3 नंबर है यहाँ पर जो कि इस 5, 4, 7 रेशियो में आपको दे दिए गए हैं, 5, 4, 7। तो आप एक को मान लो 5x, एक दूसरा हो गया 4x, ये हो गया 7x, ठीक है। इतना काम बेसिक कर लिया। फिर कहा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, मतलब आपको यहाँ पर इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, ओके। अब अगर मुझे यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले स्टेटमेंट की हेल्प लेनी होगी। इसमें क्या कहा गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। एक चीज और ध्यान रखना, जो लार्जेस्ट रेशियो होगा, लार्जेस्ट रेशियो ऑलवेज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। जो सबसे बड़ा रेशियो होगा वो लार्जेस्ट नंबर भी वही वाला होगा। अब यहां पर स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3 नंबर्स इज 9 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। मतलब कि लार्जेस्ट क्या है 7x, ये किसके बराबर है। फिर कहा गया कि 3 नंबर्स जो दिए हैं 9 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 4x हो जाएगा, इसमें से 9 माइनस करना है, लेकिन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ट्वाइस भी करोगे 2 × 4x माइनस 9 = 7x। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 8x हो गया, ये हो गया 7x = माइनस ये 9, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये आपका 8x है, अगर आप 9 को उधर भेज दोगे 7x को इधर ले आओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आपकी निकल कर आ गई। अब अगर आपने x 9 निकाल लिया तो ये नंबर कितना हो जाएगा, आप इजिली मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 9 × 5 45, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 63 हो गया। आप तीनों को ऐड करोगे और 3 से आप डिवाइड कर दोगे। जब आपको नंबर पता चल गए तो हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे और हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें एवरेज मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब इस केस में एवरेज निकालना क्या है, पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका एलोन सफिशिएंट है इस आंसर को निकालने के लिए, ओके। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। अब सेकेंड वाले की बात यहाँ पर करते हैं, इससे आपका डेटा निकल जाएगा, ओके। तो इसको हमने मार्क कर दिया है करेक्ट पर। सेकंड कहा गया है एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 3 मोर देन द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ द
3 नंबर्स। ओके, मतलब अगर हमने 5 4 7 ये 3 नंबर आपको क्वेश्चन में दिए थे, आपने इनका 5x 4x 7x कर दिया। अगर आप इनका एवरेज निकालते हो, मतलब 5x प्लस 4x प्लस 7x बाई 3, ये जो एवरेज है वो किसके बराबर है? एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 3 मोर देन द सेकेंड लोएस्ट नंबर। ओके, सेकेंड लोएस्ट नंबर क्या है? देखो 5 4 7 में सेकेंड लोएस्ट नंबर होगा 5, तो 5x प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ गया? 15x प्लस 9। इन सबको जोड़ोगे, 7 4 11, 11 और 5 16, तो 16x बराबर दिस वन। 15 को इधर लाओगे तो ये केवल x बचेगा, x की वैल्यू 9 आ गई। जब आपने x की वैल्यू 9 निकाल ली तो आप यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल लोगे और तीनों वैल्यू को आप प्लस करके 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दोगे। मतलब ये भी पॉसिबल है, इससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी इंडिविजुअली अपने आंसर को निकाल कर दे रहा है। तो इस केस में आपका कौन सा वाला मार्क करना होगा? ये वाला ऑप्शन, द डेटा इन, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 एलोन और इन स्टेटमेंट 2 एलोन आर सफिशिएंट। मतलब दोनों स्टेटमेंट में से आपका आंसर निकल जा रहा है, तो उस केस में इस वाले को आप मार्क करोगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा पैटर्न कैसे चलता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल जो है प्रीलिम्स बेस्ड है, मैं इनको मेंस बेस्ड कंसीडर नहीं करूंगा, प्रीलिम्स बेस्ड है। अगले पार्ट में एक पार्ट हम और लेकर आएंगे, फिर उसमें हम मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे, मेंस में कैसे टाइप आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो आप इससे काफी कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको एज इट इज मिलती रहेगी, आप इसको देखें यहाँ पर और वीडियो देखकर लाभ उठाएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।